So students, welcome. We are going to discuss the first chapter, that is resources and development. The moment I say the word resources, many things come to our brain regarding what exactly a resource shall be. So ये resource जैसे ही word है, वो resource और कुछ नहीं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है environment की. It can be anything of the environment which is used to satisfy the human needs. ऐसी कोई भी चीज़, जैसे अभी मार्कर हो गया, एक चौक हो गया, एक स्टोन हो गया, जो मेरे काम आने वाली चीज़ हो जाती है, that becomes a particular resource. That particular thing should be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. So ये तीनों conditions भी उसके ऊपर लागू होते हैं regarding a resource. Now, when I say resource, it means it is an interdependent relationship. There is a interdependent relationship. What do you mean by interdependent relationship? मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिनके बीच में एक रिलेशनशिप है, जैसे कि नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और उनका रिलेशन ह्यूमन के साथ. सो एक हो गया आपका नेचर, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल फ्रॉम द नेचर, वॉट एवर टेक्नोलॉजी इज बीन यूज्ड, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, इन सब का इंटर रिलेशन है विद द मेन फैक्टर दैट इज ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमंस. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इंटर रिलेशन कैसे होता है नेचर का ह्यूमन के साथ, इंस्टीट्यूशन का ह्यूमन के साथ, टेक्नोलॉजी का ह्यूमन के साथ और इन सब का अपने साथ. बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ये बेसिक क्या है, फंक्शन, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. Humans are the essential components of resources. See, all the resources, whatever is available in nature, in the environment, we are the ones who are basically transforming the material and you are using them. अब ये मार्कर भी जो चीज़ बनी हुई है, मैंने कुछ रिसोर्सेज यूज किए हैं और मैंने ये मार्कर डेवलप किया, एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट द मार्कर विच आई कैन यूज फॉर माई ओन बेनिफिट. सो बेसिकली दिस इज जस्ट अ इम्पॉर्टेंट डिटेल्ड पॉइंट ऑफ रिसोर्स. Now let us go and advance on the types of resources. So you can have various types of resources available. We are going as per the classifications. So first classification with respect to origin. Origin मतलब उसका basic source क्या है. So either it will be biotic or abiotic. Biotic means living and abiotic means non-living. So can you give me an example of living that is biotic? I can certainly write two simple examples. One is the vegetal cover, second is forest cover, animals, all this becomes your biotic. Then what are the abiotic? Fossil fuels, minerals, these become your abiotic रिसोर्सेज. सो ये सारे चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन इनका ओरिजिन मतलब सोर्स के हिसाब से जो आंसर है दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब क्या वो ख़त्म होंगे. तो ये दोनों भी बंदे ऐसे हैं जो ख़त्म हो सकते हैं. वन इज़ रिन्यूएबल एंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल. सो एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल की बात नहीं कर रहे हम एग्जॉस्टिबल के अंदर के जो दो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं. इसमें सबसे पहला जो फैक्टर दैट इज रिन्यूएबल, दैट मीन्स इसका जो भी सोर्स है वो इतना अबंडेंस में दैट आई कैन कीप ऑन रीजनरेटिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर. अगर मैं ठीक से यूज करता हूँ, ठीक से उसको प्लान करता हूँ, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, वापस यूज कर सकता हूँ. किस चीज़ को, रिन्यूएबल को. सो रिन्यूएबल बेसिकली होंगे क्या. सो दे आर नथिंग बट दे आर रिन्यूड, दे आर रिप्रोड्यूस्ड, दे आर रिप्लेनिश्ड. दे आर रिन्यूड, they are reproduced, they can be replenished by certain processes such as physical, chemical and mechanical. कोई भी प्रोसेस कीजिए, फिजिकल प्रोसेस कीजिए, कोई केमिकल प्रोसेस करवाइए या फिर मैकेनिकल प्रोसेस करवाइए. अगर मैं कोई प्रोसेस करके अगर रिन्यू, रिप्रोड्यूस और रिप्लेनिश करता हूँ तो ऐसे चीज़ों को मैं क्या बोलूँगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलूँगा. जैसे कि एग्जांपल के लिए सोलर एनर्जी, wind energy, forest are some of the examples.
Now let us try to focus on non-renewable. The moment I say non-renewable resources, मतलब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं कर सकता. I cannot renew, reproduce और replenish them. मैं उनको renew, reproduce और replenish नहीं कर सकता. What does that mean? मतलब मैं कोई भी प्रोसेस करूँ, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेसेस करूँ, I simply cannot regenerate that particular resource. अगर मैं उसको regenerate नहीं कर सकता, that means ये एक दिन सच्ची में exhaust हो जाएंगे. So they will actually get exhausted. So यहाँ पर just because of a point that is regeneration, they are renewable. यहाँ पे वो point नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, exhaust हो सकते हैं. इसका बेसिक एग्जांपल हम दे सकते हैं फॉसिल फ्यूल. Okay, now let us move to the next point, that is basic on the basis of ownership. On the basis of ownership, students, there are 4 classifications available. One is individual resource, one is community resource, one is national and one is international resource. जब मैं इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करता हूँ, नो जैसे हम कहीं पर रहते हैं, मेरे रिसोर्सेज मतलब मेरा घर, माय कार, माय बाइक, माय पार्किंग एरिया, माय गार्डन, जो मेरा है. सिमिलरली जो आप होल्ड करते हैं, आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो भी है, दैट बिकम्स योर इंडिविजुअल, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल. owned and managed by a person. That becomes an individual resource. Now what do you mean by community resource? अगर मैं community की बात करूँ तो community के लिए जो एक group of people हो जाएंगे. So हम लोग एक level आगे जाते हैं. So आपके building में जो park है, that park is not my park. I hope my point is clear. आपके बिल्डिंग में जो पार्किंग स्लॉट्स है, अगर वो बुक्ड पार्किंग नहीं है, नंबर वाइज पार्किंग नहीं है, तो वो पार्किंग मेरा पार्किंग नहीं होता है, वो पार्किंग बनता है कम्युनिटी का पार्किंग. सो दिस इज बेसिकली अ रिसोर्स विच इज नाइदर ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एनी नेशन, बट इट इज बेसिकली ओन्ड बाय कम्युनिटी. सो यहाँ पे ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय कम्युनिटी आएगा. Simple. Now let us go to the national resource. In case of national resource, I will just like to draw earth over here. Okay. In this earth, what I want you to understand is, हम लोग एक छोटा सा इधर इंडिया बनाते हैं. So this is the India. The rest of the world. Well, I am not right now interested in drawing the entire globe and show you something, but right now I am more interested in distinguishing between national and international. National is something जो मेरी country का होगा. So ये है मेरी country, that is India. Please don't mind this shading. I am just drawing for reference purpose. So ये country के अंदर जो भी आएगा, जो मेरे political boundaries में आएगा, whatever is there in my political boundary, what's the political boundary? I can't say now that I am just walking and I entered a foreign country या फिर neighboring country. So मुझे मालूम है कि बॉस यहाँ पे मेरा कंट्री खत्म हो जाता है, तो मेरे कंट्री में जो भी आ रहा है that becomes my national resource, वो मेरे कंट्री का रिसोर्स बन जाएगा. So आप देख सकते हैं जो मैंने इंडिया ड्रॉ किया है, इसके पास ओशनिक बॉडीज है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स इज अ नेविगेटिंग टर्म. सो मैं उसको किलोमीटर्स में बोलूँ तो हो जाएगा 22.2 किलोमीटर. सो अपने बाउंड्री से या फिर कोस्ट से समुंदर में 12 नॉटिकल माइल या फिर 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है, दैट रेड जोन इज माय टेरिटोरियल वाटर. इज व्हाट इज माय टेरिटोरियल वाटर. दैट मीन्स ये ब्लू वाला जो पार्ट है वो भी इंडिया है, और जो रेड वाला पार्ट है वो है टेरिटोरियल वाटर. मतलब उस जोन में आने के बाद आप आंसरेबल है टू द इंडियन गवर्नमेंट.
कि बस इसने आपने इधर क्या क्या किया. इट इज़ अकाउंटेबल टू द इंडियन गवर्नमेंट. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इधर अगर मुझे मिनरल ऑयल मिलता है मुंबई हाई, यस वी नो मुंबई हाई, अगर मुझे यहाँ पे मुंबई हाई इज ओवर हियर, दिस ब्लैक स्पॉट इज मुंबई हाई. सो अगर मुझे इधर मिलता है, सो वो अदर कंट्रीज कांट कम एंड क्लेम कि नहीं ये हमारा रिसोर्स है. दैट बिकम्स माई रिसोर्स. सो दैट इज व्हाट नेशनल रिसोर्स. ओके, जो अभी पॉलिटिकल बाउंड्री तो दिखता है जमीन पे, लेकिन पानी पे कैसे बाउंड्री बनाएंगे ना. सो एक देयर इज अ ट्रीटी, देयर इज अ समझौता बिटवीन द टू नेशंस दैट यस सर 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी है आपका है, उसके बाद जो भी रहेगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल. सो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, व्हाट इज दैट, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे, वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल. अभी बेसिकली यहाँ पे आई कैन नॉट गो ओवर हियर एंड से ये इंटरनेशनल रिसोर्स, ये तो रशिया का हो गया. आई कैन नॉट गो एंड टॉक ओवर हियर सऊदी का हो गया. सो आई कैन नॉट गो एंड क्लेम ऑन ज़मीन तो सबकी हो चुकी है, इट इज़ ऑलरेडी बीन डिवाइडेड. लेकिन ओशनिक पार्ट अभी भी डिवाइडेड नहीं है. तो अगर मैं बोलता हूँ मुझे इधर का रिसोर्स चाहिए, सो इधर का रिसोर्स इज नो बडीज रिसोर्स, इट इज़ अकाउंटेबल फॉर द इंटरनेशनल यूनियंस कि बॉस यहाँ पे आपने क्या किया, यू आर आंसरेबल. You can't go and do any nuclear test, you can't go and do any extraction, you can't go and do any research. Why? Because it belongs to the international federations. So international zones भी होते हैं, international ownership भी होती है, और ये है beyond 200 nautical miles, and this is basically a special economic zone. इसको बोलते हैं special economic zones. ये जो special economic zones होते हैं, ये basically क्या होते हैं, ओशनिक रिसोर्सेस होते हैं. ओके, इज द पॉइंट अंडरस्टूड? नाउ आफ्टर दिस लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो फॉर एग्जांपल दिस इज एज गुड एज वी स्टडिंग. सो मेरे में पोटेंशियल है, मैं अच्छे से मार्क्स लेके आऊँगा. मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, मेरे पास उतना ब्रेन है, मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ. दैट इज पोटेंशियल. सो रिसोर्स के भाषा में भी सेम आंसर आएगा, आई हैव, इट इज अवेलेबल बट आई एम नॉट यूजिंग. नॉट बीन यूटिलाइज्ड. सो अपने इंडिया में विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी बहुत हद तक डेवलप हो सकती है. नाउ इमेजिन कर, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी कहाँ पे डेवलप होगी, विंड एंड सोलर एनर्जी वहीं पे डेवलप होगी जहाँ पे आपको खुला एरिया मिलेगा. और खुला एरिया कहाँ पे मिलेगा आपको, इन इंडिया यू विल फाइंड दैट सी नियर दिस जोन, दिस इज गुजरात एंड देन दी राजस्थान एरिया. सो गुजरात और राजस्थान के पास आपको बेसिकली काफ़ी सारा एरिया मिलेगा विच कैन बी यूज्ड फॉर विंड एंड सोलर एनर्जी. दिस इज राजस्थान. राजस्थान में मरुस्थल नाम का एरिया है विच इज अ डेजर्ट एरिया, एंड दिस इज गुजरात. सो दिस टू कैन बी यूज्ड फॉर विच एनर्जी स्टूडेंट्स, विंड एंड सोलर. ओके, सो पोटेंशियल है लेकिन अभी तक तो यूज नहीं किया है. ओके, नाउ डेवलप स्टॉक, पोटेंशियल है लेकिन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी तक मिले नहीं है. मतलब आई एम हैविंग द पोटेंशियल, लेकिन हम अभी भी किसकी बात कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की वेट कर रहे हैं. ओके, नाउ रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो उस रिजर्व्स में मैं आई विल टेल कि रिसोर्सेज विच हैज़ टू बी यूज बट नॉट बीन स्टार्टेड. मतलब क्या, ये रिजर्व्स है, ये डेवलप स्टॉक ही है बेसिकली, लेकिन यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड. मतलब मेरे पास बहुत सारा खाना है लेकिन मैंने अभी तक उसको खाना शुरू नहीं किया. सो दिस आर नॉट बीन यूज्ड, use has not been started. That's your answer for reserves. So students, with this we finish the types of resources in detail.
So please take the notes. Let us discuss about development of resource. So how should I think of development of a resource? The moment I said development, that means resource is very vital, is very important. It is basically a very vital component for the quality of human life. इतना ज़रूरी कोई अगर चीज़ है तो उसको खराब क्यों होने दिया? Because of indiscriminate use. The indiscriminate use is a major concern. मतलब किसी भी तरह से कैसे भी जैसा मन करे वैसा यूज करना, that is indiscriminate use is a major concern and it has caused some major problems. ऐसा इसलिए हुआ because most of us think that कोई भी resource free gift है नेचर का. ऐसा नहीं है. It is not a free gift of nature. जबकि वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है. सो बिकॉज ऑफ दिस क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो चुके हैं? देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिप्लीशन. रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू ग्रीड ऑफ सर्टेन पीपल. कुछ लोगों के ग्रीड की वजह से डिप्लीशन हो रहा है, कुछ जगहों पे एक्यूमुलेशन हो रहा है. Because of accumulation, the society is divided into 2 parts, that is rich and poor. The rich are known as haves and these are known as have-nots. Third point is indiscriminate exploitation. The indiscriminate exploitation का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी तरह से रिसोर्स को इतना यूज करना कि उसकी वजह से कुछ और नए प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करना, ग्लोबल वार्मिंग. विच इज इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से एक पॉइंट है, दैट इज ओजोन लेयर is getting depleted. This we are studying the lower standards. Third point, that is environmental pollution, land degradation. So these are some of the effects which has been done due to a indiscriminate exploitation of a resource. Now let us try to focus on a word, a term, that is sustainable development. अगर मैं बात करूँ sustainable development की, तो the word में ही उसका मेजर आंसर है sustainable development. The word tells me development without damaging the environment. Development उतना ही होना चाहिए, development without damaging the environment. ये एक पार्ट हो गया. और भी है, डेवलपमेंट of the present should not compromise the needs of the future generation. Development जो भी करते हो present stage के लिए should not compromise on the needs of the future generation. For example, when you are consuming petrol, अगर आपको काम नहीं है या फिर ट्रैफिक में हो तो आप इंजन को स्विच ऑफ करें ताकि पेट्रोल थोड़ा सेव होगा. दिस माइन्यूट थिंग्स आर दी नीड्स, ताकि आने वाला जनरेशन भी ऐसे कोई सुविधाएं, ऐसे कोई फैसिलिटीज़ यूज़ कर सके. दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. टू डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे करना होगा रिसोर्सेज जो भी है
उसका प्लानिंग। सो रिसोर्सेज प्लानिंग करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट किया गया था। दिस मीटिंग वाज डन इन ब्राज़ील। सो लेट अस सी this is your South America, this is your North America, this is Mexico, these are the other nations, this is Africa, this is Europe. Okay, right now I am more interested into a country over here known as Brazil. ब्राज़ील में एक सिटी है दैट इज रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुआ था जिधर सारे नेशंस के लीडर्स अलग अलग जगहों से आए हैं। सो आई एम ड्राइंग few arrows which is trying to tell you that people from various areas are coming to this zone. So यहाँ पे almost 100 nations से लोग आए थे, the members. This was the first international Earth Summit. ये मीटिंग इसलिए की हुई थी ताकि हम लोग कुछ अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो है, जो कंसर्न वाले प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करें और कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें। सो इट वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन द अर्जेंट इश्यूज, द अर्जेंट प्रॉब्लम्स। ये कौन से इश्यूज थे? ये सारे इश्यूज सबके लिए कॉमन है। सो दे आर लाइक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। These environmental problems are also known as socio-cultural या फिर socio-economic development। सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होती है तो वो ग्लोबल लेवल पे होगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी ग्लोबल लेवल पे होगा। सो ये जो भी इश्यूज थे वो सारे एड्रेस कर रहे थे एट ग्लोबल लेवल। ओके, इसमें फाइनली एक डिक्लेरेशन साइन किया गया। देयर वाज अ डिक्लेरेशन which was been signed by all the members regarding the global climatic change and biological diversity. So I'm writing in the red one. The declaration was based on global climatic change and biological diversity. So Rio Convention में Global Forest Principles that is Agenda 21 for Sustainable Development of 21st Century का एक treaty साइन किया गया. So we'll discuss about it. But first I would like to tell you the Rio Convention, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, that is the Rio Convention में ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल was signed for the Agenda 21. It is basically focusing on what? Sustainable development of the 21st century. Okay students, so let's see that it is the 21st century में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है वो बेसिकली आती कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम द एजेंडा 21 जो हमने पहले डिस्कस किया है. इट वाज साइन इन 1992.
at the UNCED. What is UNCED? That is United Nations Conference on Environment and Development. So it was that in Brazil. We have seen that point also. Global Sustainable Development उनका main focus है, सबका भला हो. That's what I can say. So agenda is basically to fight and combat. Fight, combat का दोनों का meaning एक ही है. With global cooperation against the environmental damage, poverty and disease. See, there are many countries across the globe which are having these issues. तो ये सबको सॉल्व करना है तो सबका भला होगा. ओके, कॉमन इंटरेस्ट पे फोकस करना है, म्यूचुअल नीड्स पे फोकस करना है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना है. उन्होंने ये भी बोला है, सबसे मेन पॉइंट अदर यही है दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड हैव इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. मतलब ये वो खुद भी अपने कंट्री में ज़्यादा हद तक करे ताकि दूसरे कंट्री से भी ज़्यादा हेल्प लेने की ज़रूरत आने की कोशिश ना हो. सो द बेसिक पॉइंट इज टू डेवलप द एंटायर एरिया, डेवलप द एंड मेक अ वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस टू स्टे. रिसोर्स डेवलपमेंट के बाद रिसोर्स प्लानिंग पे फोकस करते हैं. जैसे मैं प्लानिंग वर्ड यूज़ करता हूँ, एक वर्ड आएगा दैट इज स्ट्रैटेजी. अगर मुझे किसी भी चीज़ की स्ट्रैटेजी करनी होगी तो मैं उस चीज़ को जुडिशियस मैनर में ठीक तरीके से यूज़ कर पाऊंगा. सो जुडिशियस यूज़, that means equal distribution for the equal number of people. It is very important because India is a very vast country. It's a very vast, enormous amount of diversity in resources we have. So we are having lots of resources which we will be studying in the course of chapter. सो इतने सारे रिसोर्सेज को ठीक से मुझे यूज करने के लिए कोई ना कोई प्लान करना है ताकि रिच और पुअर में कोई भी डिफरेंसेस ना हो. मोरओवर, आई ऑल्सो नो दैट देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर ऑल्सो रिच, विच आर ऑल्सो पुअर इन सर्टेन रिसोर्सेज. नाउ आई विल टेल यू एन एग्जांपल फॉर दिस. कोई भी एरिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है. नो एरिया इज सेल्फ सफिशिएंट. So to gain self-sufficiency, मुझे रिसोर्सेस को भी यूज करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी यूज करना पड़ेगा और इकोनॉमी को भी यूज करना पड़ेगा. सो मुझे तीन चीजों को फैक्टर्स में लेना पड़ेगा. दैट इज रिसोर्स, टेक्नोलॉजी as well as the economy. This is as good as like this. You shall be rich, but you are not having enough amount of nutrients, and I shall be having lots of nutrients, but I am not having lots of money. So अलग अलग factors होते हैं. So let's see in India how is getting affected. For example, let us see the states. What do they have, and what do they don't have? तो सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड एंड छत्तीसगढ़. झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर हैविंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मिनरल एंड कोल रिसोर्सेस. इनके पास काफ़ी हद तक अच्छे से मिनरल्स है और कोल है, लेकिन इनके पास उतना सारा पैसा नहीं है. दे डू नॉट हैव लॉट्स ऑफ इकोनॉमी. I can also add Madhya Pradesh in this. Let us talk about Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिधर दिहांग करके रिवर आती है जो बाद में बन जाती है ब्रह्मपुत्र. वो एक हिमालयन एरिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे, वाटर रिसोर्सेस होंगे. लेकिन वाटर रिसोर्सेज साथ साथ उनके पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है. सो डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. एट द सेम टाइम हम लोग दूसरे स्टेट्स की बात करते हैं सच एज राजस्थान. अगर मैं राजस्थान की बात करूं, सो राजस्थान इज हैविंग
a lots of area available for who is having a scope for solar energy and wind energy. ये हमने पहले वाले स्लाइड्स में देखा है, हाउ कैन वी यूज देम. But at the same time, Rajasthan is not having good amount of water resource. पानी कम है इनके पास because of desert of मरुस्थल. लद्दाख is a cold desert. एक हाई एल्टीट्यूड पे काराकोरम जास्कर के बीच में एक लद्दाख नाम का एरिया है, विच अ प्लेटो एरिया. ही इज हैविंग अ वेरी गुड रिच कल्चर रल हेरिटेज. अगर आप लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के पास इकोनॉमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक तरह के इसका ह्यूमन रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट डू आई मीन टू कन्वे इज whatever you are having in one particular area you may not be having in the other area. So यहाँ पर आपके पास नहीं होगा, इकोनॉमी ठीक से नहीं है, वाटर रिसोर्सेज ठीक से अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है. सो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को कि मुझे अगर किसी भी चीज़ को डेवलप करना है, प्लानिंग करना है, तो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ अ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग. आई नीड टू हैव बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग. मुझे करनी होगी बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग. उसका सिंपल मीनिंग है जिस भी एरिया में जो भी चीज़ होगी उसको ठीक से यूज़ करना होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल अब मुझे ये करना होगा एट नेशनल लेवल, एट 4 लेवल्स करना होगा. सो ये जो 4 लेवल्स है, सबसे पहला आएगा नेशनल लेवल, फिर आएगा स्टेट लेवल, फिर आएगा रीजनल लेवल, फिर आएगा लोकल लेवल. सो अगर मैं सब तरीके से प्लानिंग करता जाऊँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम लोकल फर्स्ट, देन गो टू रीजनल, देन गो टू स्टेट, देन गो टू नेशनल लेवल, तो हर एक रिसोर्स का ढंग से प्लानिंग होगा. नाउ व्हेन आई से रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सो ये हो गया एक जनरल आंसर. नाउ लेट्स गो टू रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. तो उस पर 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं, इट इज़ अबाउट आइडेंटिफिकेशन. मुझे पहले जानना चाहिए कि मेरे कंट्री के अंदर रिसोर्सेज क्या क्या है. सो मुझे इन्वेंटरी लेनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. मुझे देखना होगा कि बॉस जहाँ पे रिसोर्सेज है वो कितने हद तक मैं यूज़ कर सकता हूँ. एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, स्किल यूज़ करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स करने पड़ेंगे, लोगों को बताना होगा, उतना हद तक सिखा के उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए. आई टू डू इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. आई टू इम्प्लीमेंट, व्हाट इज इम्प्लीमेंट? कोई भी चीज़ को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सिर्फ प्लानिंग करके नहीं चलेगा, मुझे इम्प्लीमेंट भी करना होगा. इम्प्लीमेंट द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? सो इन दिस 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स मुझे क्या समझ में आ रहा है? आइडेंटिफिकेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान. कोई भी तरह का प्लान ओवरलैप नहीं होना चाहिए. It should go in tandem with the particular national and your own regional development plans. So ये भारत ने किया था 1947 के बाद with its first 5-year plan. In the first 5-year plan में हमने काफ़ी सारे strategies बनाए and we started implementing the strategies also. Now होता क्या है in India, since India is a vast area, हमारे पास resources है abundance में, और इसी के साथ साथ मेरे पास कुछ एरियाज़ में टेक्नोलॉजी है, कुछ एरिया में इकोनॉमी भी है, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं होते. ये दोनों फैक्टर्स एक ही एरिया में अबंडेंस में नहीं मिलेंगे. किसी एरिया में आपको रिसोर्स ज़्यादा मिलेगा, अगर रिसोर्स ज़्यादा है तो आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, इकोनॉमी नहीं मिलेगा. अगर किसी एरिया में रिसोर्स ही नहीं है लेकिन वो एरिया में आपको टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगा. सो व्हाट इज़ दिस मार्किंग डन? दिस मार्किंग इज़ टेलिंग मी दैट हमको दोनों का भी
बैलेंस्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी. I have to use my resources in such a manner that I use them effectively and utilize them properly. So how will be the historical evidences be important for planning? Now, the history of colonization, मतलब जो हमारे ऊपर राज हुआ है, ब्रिटिश हुआ है, मुगल हुआ है, जो भी राज हुआ है, उससे ये मालूम होता है कि जहाँ पर भी रिच रिसोर्सेज होंगे, जिस एरिया में इंडिया में रिच रिसोर्सेज थे, वहाँ पे इनवेडर्स मतलब द फॉरेन पीपल हैड ऑलवेज ट्राई टू अटैक दिस एरिया. इनवेडर्स के पास ऐसा क्या था? दे हैड अ हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. उनके पास हमारे से भी अच्छी टेक्नोलॉजी थी. दैट इज द रीजन दे कुड कम एंड राइड ऑन अस. They had lots of development, they had lots of technology than that of the colonizing countries. Hence they could exploit, उनके ऊपर अत्याचार कर सके और अपनी supremacy, अपना जो भी है, जो एक रूल है, establish कर सके. So from this I can conclude that it depends upon the availability of resources, technology, quality of human resources and historical experiences help करते हैं planning करने के लिए, development करने के लिए resources का. So we come to the next point, that is conservation of resources. Students, conservation का simple meaning होता है no wastage, proper management, and proper utilization. सो मैं किसी भी तरह से रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करूंगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करूंगा और प्रॉपर यूज करूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर की एग्जांपल लूं तो हाउ विल डू वाटर का नो वेस्टेज. मैं पानी को वेस्ट नहीं करूंगा. पानी का मैनेजमेंट, मैं जितना पानी है उसको इफेक्टिवली जब तक है जहाँ पे जितना चाहिए उतना यूज करूंगा. प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब जितना टोटल क्वांटिटी है वो पूरा का पूरा क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा. सो दिस 3 पॉइंट्स आर इन सिंक्रोनाइज फॉर्मेट. तीनों एक दूसरे को मैच करते हैं और इसका बेसिक मीनिंग है कंजर्वेशन. एक्चुअली कंजर्वेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज ऑफ इररेशनल कंजम्पशन. जो किसी भी तरीके से कुछ कानूनी तरीके नहीं इस्तेमाल करके, जुडिशियस मैनर नहीं करके अगर इररेशनल कंजम्पशन करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इट लीड्स टू लॉट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हम आज के दौर में फेस भी करते हैं. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट. We have to learn from our past that Mr. Gandhi ji had already said, Bapu ji had already said that there is enough for everybody's need. सबके लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए बहुत कुछ नहीं है. So the point is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. So उनके हिसाब से greedy and selfish लोगों की वजह से ही exploitation हो रहा है resources का और depletion हो रहा है. He was against mass production and he was in favor of production by masses. So that's what is your Gandhian philosophy. We go to the next point, that is international level पे क्या क्या planning हो चुकी है. So the Club of Rome resource conservation के ऊपर मीटिंग हुआ था for the first time in 1968 Club of Rome में. 1974 में गांधीयन फिलोसफी के ऊपर बेस्ड शूमेकर ने एक बुक लिखा है, that is Small is Beautiful. Next point is on contribution and conservation of resources. So contribution towards conservation of resources was done at Brundtland Commission report in 1987. It was focusing mainly on sustainable development, जो हमने अभी भी रीड किया है पहला. It depends also on our common future. एक बुक लिखा गया है. So इसमें यही प्लानिंग हो रही है कि जो भी रिसोर्सेस है उनको ठीक से यूज़ किया जाए, सबको मिला जाए, कॉमन इंटरेस्ट के साथ किया जाए. And then the Earth Summit, the International Earth Summit of Rio de Janeiro at Brazil in 1992 हुआ. So we can see there are some years over here, 1992, 1987, 1974 and 1968. These are the chronological order of the meetings we have been doing in the international level for conservation and for. The next topic is land resources. So land resources is nothing but the land patterns we have in India. What all things do we have in India? Mountains, plains, plateaus, islands, desert areas. ये सारे हो गए अपने resources. So once I start drawing India, the Gujarat state, Mumbai, southern India, this even you can learn to draw.
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. राजस्थान, कश्मीर जोन, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, the northeastern states, boundaries of Bangladesh, that's it. This is our India. Now, in this we have to understand the divisions. So मैं यहाँ पे एक पाई डायग्राम बना के रखता हूँ जो अपने को काम आएगा in understanding the divisions. So divisions है क्या basically? So ऊपरी पार्ट जो अपना है that is the Himalayan area. So the black one I'm using for Himalayas. So यहाँ पे सारे mountains है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख is a plateau basically. Then the Himalayan mountains. So ये जो black lines है ये mountains है. इतना ही नहीं और भी माउंटेन्स है सच एज अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, राजमहल, विंध्या, सतपुराज. सो दीज आर द माउंटेन्स विच आई एम हैविंग इन इंडिया. सो एक काफ़ी बड़ा एरिया माउंटेन्स ने कवर करके रखा है. सो अगर मैं उसको गिनने जाऊं सो दिस माउंटेनस एरिया is accountable to around 30%. कितना है वो? 30% is mountains. So mountains से मुझे फ़ायदा क्या होगा? एक, since I'm an agricultural country, मुझे यहाँ से rivers मिलेंगे. Most of the rivers will perennial because of mountains से आ रहे हैं. Tourism में support करेगा और मुझे काफ़ी हद तक ecological importance के points भी यहाँ से मिलेंगे. So ecologically important. So mountains के 3 points हो गए, कितना परसेंट है वो हो गया, कहाँ पे माउंटेन्स है हमको वो भी बता दिया. Now जाते हैं next point, that is the plateau area. So plateau I am doing in red. Plateau basically अंदर का पार्ट है जो फेंसिंग के फॉर्म में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से टूटा हुआ है. So this looks somewhat like this. इसके दो हिस्से हैं. सो ये हो गया मेरा प्लेटो वाला जोन जो इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास है. सो दिस बिकम्स माई प्लेटो. प्लेटो इंडिया में अराउंड 27% है. कितना परसेंट? 27. इसमें मुझे मिलेंगे काफ़ी सारे मिनरल्स. I will get fossil fuels and forest. Now with the green, I will be doing your plain area. Now try to understand students. अभी ये तो हो गया coastal plains and ये है आपका desert area. This is a desert area. इधर काफ़ी सारे major rivers है such as गंगा, यमुना, सतलज, ऊपर से ब्रह्मपुत्र, दिहांग एंड ऑल. सो नाउ ये जो जोन है पंजाब हरियाणा प्लेन, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, गंगा प्लेन, द बंगाल प्लेन, ये है आपका प्लेन एरिया. ओके, सो द ग्रीन पार्ट इज योर प्लेन एरिया. अभी प्लेन्स का जो कंपोजिशन है, जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में. इट इज़ अबाउट 43%. So the entire plains is accountable for how much percent? 43%. Even ये भी plains है. These are the eastern coastal plain and this is your western coastal plain. Now plains में basically एक ही सबसे major फायदा है इंडिया को, that is agriculture. यहाँ पे हमें मिलेगा agriculture. एग्रीकल्चर रहेगा तो रॉ मटेरियल आएगा तो उसके बाद बेस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको मिलेंगे. सो सी हाउ इट इज डिवाइडिंग. दैट मीन्स माई कंट्री इज हैविंग लैंड एंड लैंड इज इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स, एंड दैट इज हाउ आई एम यूजिंग माई
रिसोर्स। सो इसको पाई डायग्राम में डालते हैं। सो सबसे पहला 43% वाला करते हैं। सो 43%, so this is your plain area, this is 43%. Next is your mountainous area, that is around 30%. और बच गया आपका प्लेटो, एंड प्लेटो इज अराउंड 27%। जो बच गया है वो है प्लेटो एरिया, सो दैट इज अराउंड 27%. Okay, so that's a pie diagram for you. Now with this we are trying to understand the available land patterns and the available land resources. Now let us try to understand the land utilization. लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर मुझे समझना पड़ेगा कि जो अवेलेबल ज़मीन है मैं उसमें से क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ. सो मेन इज़ फॉरेस्ट एरिया. मोस्ट ऑफ द एरिया इज ट्राइड टू बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट. As per National Forest Policy, the amount of forest area should be minimum 33% in any given state. हर एक स्टेट के अंदर 33% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए. वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में है. So forest is a major cover. Second major point is land which is not available for cultivation. ये जमीन कौन सी है जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए? ये दो टाइप की जमीन हो सकती है. आइदर इट विल बी अ बैरन एरिया, मतलब बंजर जमीन, और इट विल बी अ वेस्ट एरिया, मतलब वो किसी काम की नहीं है, या फिर उस जगह पे बहुत सारे नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो चुके हैं. सो आई हैव यूज दैट एरिया ऑलरेडी फॉर मेनी नॉन एग्रीकल्चरल यूज. जैसे कि कोई ना कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट करना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, यहाँ पे हम जाके खेतीबाड़ी नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. हेंस दैट इज द एरिया विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्टीवेटेड लैंड. व्हेन आई से कल्टीवेटेड लैंड, दैट मीन्स दिस एरिया इज ऑलरेडी अंडर कल्टीवेशन. सो ये है पैस्चर्स, pastures are nothing but evaneted grass which is used for grazing. Tree crops, and cultivable wasteland which is kept for 5 years and more. Above 5 years, it is kept without cultivation for more than 5 years. Now next is fallow land. In the case of fallow land, I do understand a term known as current fallow. So ये एक तो हो ही गया, और एक टर्म है current fallow. Current fallow का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, मैं 1 साल से वहाँ पे ड्यू टू सर्टन रीजंस कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, 1 year or less than 1 year, I am not doing any cultivation in that particular area. The next point is the net sown area. The net sown area is that area, for example, अगर मैंने ये कोई एरिया अज्यूम किया और इस एरिया में मैंने अगर इतना एरिया छोड़कर पेंडिंग एरिया में मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ. सो इसमें जितना भी कल्टीवेशन जितनी बार भी हो रहा है, जो भी कल्टीवेशन हो रहा है, दिस एंटायर एरिया इज नोन एज द एक्चुअल सोन एरिया. अगर ये मेरे फील्ड्स है, सो दिस इज द एरिया आई एम यूजिंग एक्चुअली फॉर cultivation. So this area will be called as net sown area. It is also known as the gross cropped area. क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स? gross cropped area.
So we can see over here the various utilization of land, that is forest, not available for cultivation, cultivated land, fallow land and net sown area. Please take the notes. So let us see the land use pattern in India. So अगर मुझे कोई भी चीज़ use करनी है, it will depend upon certain factors. So what are the factors जिसके ऊपर मेरा usage depend करेगा? It depends upon topography, climate, soil. एक एक करके लिखते हैं. एक है topography, मतलब ज़मीन का माउंटेनस एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटो एरिया है, ज़मीन का पैटर्न कैसा है, टोपोग्राफी. इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. इट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, कौन से टाइप का सॉइल वहाँ पे अवेलेबल है, फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, ये सारे फैक्टर्स पे आपका यूजेज डिपेंड करेगा. इज अ पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर द फैक्टर्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे पास एग्जैक्टली कितना एरिया अवेलेबल है. सो ज्योग्राफिकल एरिया अवेलेबल टुवर्ड्स इंडिया. सो इंडिया हैज an area of 3.28 million square kilometer. 3.28 million square kilometer. ये इतना ज़्यादा एरिया है कि अगर मैं पूरा का पूरा एरिया इफेक्टिवली यूज़ करूँ तो मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा. ये पूरे एरिया में से मैंने जितना सर्वे करना चाहिए, हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया था, प्लानिंग करने के लिए मुझे सर्वे करना पड़ेगा. सो मैंने अगर मैं पाई डायग्राम बनाऊं तो इसमें से लगभग 93% एरिया इज़ ऑलरेडी बीन स्कैन्ड, इज़ ऑलरेडी बीन सर्वेड. सो ये 93% एरिया जो है इसमें कौन से एरियाज मौजूद नहीं है. इट एक्सक्लूड्स द एरियाज सच एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वो सारे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स है. इसमें आसाम स्टेट इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडिंग आसाम. देन जम्मू कश्मीर का एरिया विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना. सो जम्मू कश्मीर area which is occupied by Pakistan and China. Okay, so ये एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया हमने स्कैन किया हुआ है, सर्वे किया हुआ है, मैपिंग किया हुआ है कि एग्जैक्टली मैं इसमें से क्या क्या एरिया यूज़ कर सकता हूँ. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया में कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वी आर हैविंग वेरी हाई अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेगा, द मोर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, जो बढ़ने ही वाला है. पॉपुलेशन बढ़ते ही इट इज़ गोइंग टू एक्सर्ट लॉट्स ऑफ प्रेशर सच एज डिमांड विल इंक्रीज. सो डिमांड बढ़ेगा तो मोर एंड मोर लैंड विल बी नीडेड फॉर अर्बनाइजेशन. सो अगर मेरे पास ये एरिया है, इस एरिया का पहले पॉपुलेशन अगर इतना था और अभी ये बढ़ता हुआ इतना हो गया. सो इसका मॉरल क्या है स्टूडेंट्स? इसका मॉरल ये है कि यहाँ पे कुछ तो था ना, यहाँ पे पहले कुछ तो था, अभी वो कम हो गया, वो श्रिंक हो गया. सो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अकेला एक ही ऐसा फैक्टर है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से बाकी सारे एक्टिविटीज़ के लिए जगह कम होते जा रहा है. आई हैव टू इंक्रीज द एरिया फॉर सेटलमेंट. मुझे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए एरिया क्या करना पड़ रहा है? इंक्रीज करना पड़ रहा है. सो मैं जितना एरिया इंक्रीज करते जाएगा उतना कोई और एक्टिविटी का एरिया कम होते जाएगा. सो पॉपुलेशन बढ़ते ही सबसे पहला इजी विक्टिम कौन बनेंगे? फॉरेस्ट बनेंगे, पैस्चर्स बनेंगे, ये सारे एरियाज विक्टिम बनेंगे. सो परमानेंट पैस्चर्स में जो एरिया है वो एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज होना शुरू हुआ है. प्लस जो मेरे पास लैंड अवेलेबल है वो या तो पुअर क्वालिटी का है या फिर अगर उसके ऊपर मुझे कल्टीवेशन करना है तो वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है. सो लैंड विच इज़ अवेलेबल इज आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी
जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो सकता, या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज वेरी वेरी हाई। अगर मैं इन दोनों को कुछ भी करके, मतलब इसका क्वालिटी इंप्रूव करूँ, इसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन थोड़ा कम करूँ, फिलहाल तो हाई है, अगर मैं इन दोनों को एडजस्ट करके अगर इन दोनों को इंक्लूड करूँ इन माई नेट सोन एरिया, माई नेट सोन एरिया विल बिकम अराउंड मोर देन 54%। अगर मैं इनको इंक्लूड करूँ तो मेरा नेट सोन एरिया इंडिया का 54% तक हो सकता है। इज द पॉइंट क्लियर? दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? दैट मीन्स बहुत हद तक वेरिएशन है। There is a huge amount of variation in the type of land used. For example, अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूँ, which are known as the granaries of India, states such as Punjab and Haryana, ये दोनों है ग्रैनरीज ऑफ इंडिया, और इसमें हम लोग यूज करते हैं मोर देन 80% ऑफ द एरिया फॉर एग्रीकल्चर। सी द प्रॉब्लम, दो स्टेट्स का, एक स्टेट का पूरा 80% एरिया इज अंडर एग्रीकल्चर। अगर मैं ऐसा करूंगा, इसका मतलब सिंपल है, एरिया फॉर फॉरेस्ट विल बी लेस, एरिया फॉर अर्बनाइजेशन विल बी लेस। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर चीज का। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं फॉर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कौन कौन बोला मैंने? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये जो एरियाज है स्टूडेंट्स, इनके पास इतने सारे फिजिकल कंडीशंस है, किसी कोई बहुत ज़्यादा सलाइन एरिया है, कोई माउंटेनस एरिया है, कि इनके पास लगभग 10% एरिया इज अंडर कल्टिवेशन। सो सी द वेरिएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एरिया। मैंने आपको तभी बताया था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, दैट इज नोन एज NFP, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी in 1952 known as NFP ने बोला था कि हर एक स्टेट में, अगर ये कोई स्टेट है तो हर एक स्टेट का ये हुआ 50% से भी थोड़ा सा कम, दैट इज अराउंड 33% ऑफ एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। 33% ऑफ द एरिया शुड बी अंडर FOREST, शुड बी अंडर फॉरेस्ट। ओके, नाउ ये उतना ही मुश्किल है जितना बाकी सब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ वेरिएशन। एक चीज़ के पास जो भी चीज़ अवेलेबल, एक स्टेट के पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, मिनरल्स तो मिनरल्स, तो माइनिंग करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा माइनिंग हो जाएगा, अगर प्लेन्स है तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो जैसा है वैसा वो यूज़ करते जा रहा है। इसीलिए वी आर ऑल्सो हैविंग अ पॉइंट ऑफ वेस्ट लैंड, वी आर ऑल्सो हैविंग अ पॉइंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड नॉर्मली क्या होता है? इट्स अ रॉकी एरिड डेजर्ट, या तो रॉकी या तो एरिड सूखा डेजर्ट। ये ऐसे कंडीशंस में आपको वहां पर किसी भी तरह से कल्टीवेशन करना या फिर किसी भी तरह से और कोई एक्टिविटी करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। प्लस इट कैन ऑल्सो बी हैविंग अ मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शन सच एज इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवेज। ऐसे कोई एक्टिविटीज होंगे तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या बन जाएगा? वेस्टलैंड बन जाएगा। सो मोर एंड मोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए जाते तो हो जाता है लैंड डिग्रेडेशन, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन का। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, अगर मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इफ अप्रोप्रिएट मेजर्स या फिर एक्शंस आर नॉट टेकन, तो वो जमीन का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी
ऑफ दैट एरिया। ऐसे ज़मीन को हम बोलते हैं और ऐसे एक्टिविटी को हम बोलते हैं या तो डिग्रेडेड लैंड या फिर लैंड डिग्रेडेशन। दिस इज नोन एज योर लैंड डिग्रेडेशन। So with this we continue this point, that is land degradation and conservation. Now पहले बात तो ये समझिए कि मेरे पास कितना ज़मीन है जो ऐसे हम वेस्ट कर सकते हैं। At present we know that there is about 130 million hectares of degraded land in India. कितना है? We are having 130 million hectares of land which is degraded. इट्स अ क्वाइट अ बिग अमाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा होने का रीज़न ये है कि इट इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इट इज़ अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। सो व्हाट आर ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सच एज माइनिंग, any state you can think of mining? Certainly mining बोलेगा तो I have to always remember, मैंने अभी आपको बताया था, it is always there in the plateau area. So plateau areas में mining activities such as झारखंड के स्टेट में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट एंड ओडिशा, so these states are having what? Disastrous effect of mining. So basically यहाँ पे होता क्या है? So I'll just teach you that. अगर यहाँ पर अर्थ क्रस्ट पे यहाँ पे कोई मिनरल है, ओके, तो मुझे ये मिनरल को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए मैं करूँगा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, मतलब मैं उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस करूँगा, सच एज ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ेगा। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज नोन एज मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होंगे, सच एज एग्जांपल के लिए ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। इसमें होगा क्या? बहुत सारा डस्ट उड़ेगा। नाउ दिस डस्ट इज गोइंग टू सेटल डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होना चाहिए था सॉइल के अंदर। सो इट विल एक्चुअली डिस्टर्ब द साइकिल इन विच द वाटर शुड बी एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। सो सी, ये एक प्रॉब्लम हो गया। प्लस जैसे मुझे ये कैविटीज डिग करने पड़ते हैं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए, इसको वापस भरने का कोई इंतजाम नहीं है। सो यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज कैविटी लेफ्ट आउट विच विल बी लेफ्ट अलोन। वो वैसे का वैसे ही छोड़ा जाएगा, मतलब एक माइंड एरिया विल बी एक्चुअली अ बिग पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये एक डिजास्टर हो गया। सो ह्यूमन एक्टिविटीज में माइनिंग इज बीइंग कवर्ड। नाउ लेट्स गो टू ओवरग्रेजिंग। सो व्हेन आई गो टू ओवरग्रेजिंग, इसका सिंपल मीनिंग है गाय भैंस बकरी। गाय भैंस बकरी जाके जब चारा खाएंगे, दैट इज ओवर ग्रेजिंग करेंगे, तो ज़्यादा कोई भी चीज़ होगा तो इश्यूज होंगे। दिस इशू इज बीन डन इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम मिलेगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये तीनों काफ़ी फेमस है फॉर ओवर ग्रेजिंग इशूज़, एंड ऑल्सो समथिंग नोन एज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में आप देखो दोनों इश्यूज आ गए। सो मध्य प्रदेश के पास इश्यूज ज़्यादा है रिगार्डिंग लैंड डिग्रेडेशन। सो बेसिकली होता क्या ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग? नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग? इमेजिन करो अगर ये कोई क्रॉप है, ओके, ये कोई प्लांट है और ये उसके रूट्स है। अगर मैंने मेरे गाय भैंस बकरी ने अगर ये पर्टिकुलर ग्रास जो भी अगर खा लिया तो ग्रास तो मर गया, तो ये रूट्स भी मर जाएंगे, ये रूट्स सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे एंड दिस एक्टिविटी विल रिजल्ट इनटू इरोजन। सो हो क्या रहा है? अगर यहाँ पे कोई ग्रासेस है, कोई वेजिटल कवर है, तो उसके रूट्स भी होंगे। अगर मैं इनको
यूज़ कर लेता हूँ तो ये रूट सॉइल को होल्ड नहीं कर पाते, इससे होता है सॉइल इरोजन, वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट। अगर सॉइल इरोजन होगा तो काफ़ी हद तक सॉइल यहाँ वहाँ ट्रांसफर होगा एंड दैट विल ऑल्सो कॉज डिग्रेडेशन, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन, one of the factors. Now next point is overgrazing, over irrigation. Now over irrigation सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एग्रीकल्चर करने के लिए पानी है ही नहीं और अभी पानी आ गया है तो मैं करता हूँ इरिगेशन। लेकिन अगर मैं बार बार लगातार इरिगेशन करूँगा तो मैं करूँगा वाटर ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन से बनेगा यूनिक प्रॉब्लम। सो सी द प्रॉब्लम कैसे बनता है। अगर मैं ये एरिया को एक स्लोप दूं और मैं खेतों में जो भी पानी चाहिए था वो पानी ऐड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे एक नेचुरल स्लोप है, काफ़ी बड़ा फील्ड है, इट हैज़ गॉट अ नेचुरल स्लोप। व्हाट इज हैपनिंग, द फार्मर ओवर हियर इज एडिंग लॉट्स ऑफ वाटर। ये जो पानी ऐड करेगा फॉर खेतों के एक्टिविटीज़ के लिए, ये पानी यहाँ पर सेटल होना शुरू होगा। दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग। ये स्लोप के हिसाब से इतना सारा एरिया वाटर लॉग्ड हो गया। अगर वाटर लॉगिंग होगा तो जैसे ही पानी वेपराइज हो जाएगा, ये अपने अंदर फंसे हुए सॉल्ट्स को यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। अगर ये उनको यहाँ पे डिपॉजिट करेगा तो वाटर लॉगिंग के साथ साथ ही विल ऑल्सो गिव यू सलाइन सॉइल, ही विल ऑल्सो गिव यू अल्कलाइन सॉइल। सो सी स्टूडेंट्स, इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, इश्यूज कम नहीं हो रहे, इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। रादर ओवर इरिगेशन इज अ यूनिक मेथड बाय विच यू कैन डिस्टर्ब द एरिया while doing something good for yourself। मतलब अगर आपने पानी ठीक से यूज़ ही नहीं किया तो आप बेसिकली क्या करने वाले, आप पूरा एरिया बिगड़ने वाले। नाउ उसके साथ साथ why are we studying so much of degradation? Because अपने जो 95% of food, clothing and shelter, जो आता है, that depends upon something known as your area, that is land. Now apart from this we should also understand कि degraded area कितना है और उसमें मेजर constituents कौन कौन है। So if I'm not wrong, the area under degradation is due to water eroded areas, which is about 56%. So अगर मैं ये पाई डायग्राम में अगर मैं ये 56% is because of water eroded area. So these are types, कितना प्रतिशत है ये, 56% is in this area. The next type is about 28%. 28% is forest degraded area. ये है 28%. The next is 6%, that is saline alkaline, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। So 6% goes for saline alkaline. So कैसे बनते हैं saline alkaline? By accumulation of the salts of fertilizers and pesticides used in your field. And the last is 10% of wind eroded area. 10% is wind eroded area. So that's the distribution of the wastelands in India. This is how you have the wastelands in India as per the survey done in 2000. Okay students, with this we try to understand कि क्या क्या issues हो रहे हैं, land degradation हो कैसे रहा है,
सो अभी हम क्या एड्रेस करेंगे, हम लोग वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इज देयर एनी सोल्यूशन बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. Students, now let us start soil resource. The moment I say soil resource, it simply means something which is available in the nature. Most important component, that is soil. It's an important renewable resource. We have studied what is a renewable resource. It can be replenished. It is very important for the growth of plants. So plants के growth को encourage, मतलब जो एक main sort of stem देगा, उसका एक anchor देगा, that is known as your soil. So soil is very important to give the support to the different types of living organisms. So ये दोनों points interlink points है, that is plant growth को support करेगा और different types of living organisms को भी support करेगा. It is actually a living system. Soil खुद ही एक living system है. And now सबसे important answer which I have been studying from quite lower standards, that is soil formation. Now जैसे मैं soil formation बोलता हूँ, मुझे एक पहला parent rock बनाना होगा. So it's a big rock known as parent rock. ये जो parent rock है students, ये वो rock है जिसके ऊपर कोई ना कोई activities होंगे, such as climatic activities, vegetation, कोई ना कोई human activities होंगे, by which this parent rock will start undergoing disintegration. क्या होगा इसका? Disintegration होगा. जैसे ही इसका disintegration होगा, ये स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना शुरू होगा. द सेम प्रोसेस इसके ऊपर रिपीट होगा एंड अल्टीमेटली इसके फाइन पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे एंड मच मच फाइनर पार्टिकल्स. दिस फाइन पार्टिकल्स हैव बोथ ऑर्गेनिक, that is humus content, and the inorganic content. Such a fine particle layer which is having organic as well as inorganic content is nothing but soil. That particular layer is known as soil. So soil जो formation होता है वो normally top layer बनता है because वो काफ़ी loose fine particles होते हैं. It also depends upon the temperature. ये बनने का प्रोसेस कितना फास्ट होगा, स्लो होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, विंड पे डिपेंड करेगा, वाटर पे फ्लो करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन सर्टन फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो दिन के टेम्परेचर पे, दिन के टाइम पे क्रैक्स बनेंगे, उसमें वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड दैट्स हाउ इट विल कीप ऑन वाइडनिंग द क्रैक्स इन द रॉक. इट कैन ऑल्सो बी डन बाय विंड, फ्लोइंग वाटर जो नदी करती है जिसको हम इरोजन बोलते हैं, एंड एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स. So by all these activities, what is happening? We are having a unique formation of soil. Let us see the soil profile. The first layer is a top soil जिसमें आपको fine particles मिलेंगे. Then is the subsoil जो process बनना थोड़ा pending है subsoil का. Substratum is the rock which is actually been undergoing disintegration. Parent rock नीचे है. So parent rock का weathering होना pending है, ये होगा disintegration. फिर आएगा subsoil. Subsoil जिसमें और fine particles बनना pending है. Fine particles are not yet formed. और टॉप सॉइल जिसमें लूज फाइन पार्टिकल्स बन चुके हैं. सो दैट्स अ सॉइल प्रोफाइल डायग्राम. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोसेसेस अवेलेबल. सो कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं? वन इज अ केमिकल प्रोसेस, वन इज अ फिजिकल प्रोसेस. इन अ केमिकल प्रोसेस काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें ऐड होंगे बाय विच द सॉइल विल गेन इट्स मोर एंड मोर फर्टिलिटी. द फर्टिलिटी फैक्टर जो होता है that depends upon your organic content. Next is soil erosion. Now soil erosion means denudation and washing of the soil cover from the top layer. So top layer का जो fertile soil बना है, जो भी soil बना है, जो भी pattern का soil बना है, जैसे ही उसका denudation washing of soil होता है, that means the removal of the upper layer, that is known as your soil erosion. So soil erosion and soil formation.
सॉइल इरोजन एंड सॉइल फॉर्मेशन, ये दोनों भी एक दूसरे को हैंड इन हैंड जाते हैं, मतलब दोनों भी अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं. सो सॉइल फॉर्मेशन अभी हमने देखा है. सॉइल फॉर्मेशन इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन वेरियस एक्टिविटीज विच आर डिस्कस ओवर हियर, जिस पे एक्शन ऑफ विंड, एक्शन ऑफ वाटर भी होता है एंड द प्रोसेस टेक्स प्लेस जो हमने जस्ट डिस्कस किया. सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन नेचर में मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस रहते हैं. अगर ये दोनों बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स सॉइल इरोजन का रेट बढ़ चुका है. सी वी कैन नॉट गो एंड अल्टर द सॉइल फॉर्मेशन. हम लोग जाके सॉइल को फॉर्म नहीं कर सकते. आई कैन टेक अ रॉक एंड स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग. वो नेचुरल प्रोसेस होगा. नेचुरली उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट आएंगे, नेचुरली उसके अंदर अर्थवर्म के एक्टिविटीज की वजह से ह्यूमस कंटेंट ऐड होगा एंड दैट्स हाउ योर सॉइल विल बी मच 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 रिचर इन द कंटेंट ऑफ फर्टिलिटी. बट अगर मैं सॉइल फॉर्मेशन को हेल्प नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई कैन डेफिनेटली इंप्रूव सॉइल इरोजन विच इज द नेगेटिव पॉइंट. अगर सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो वी एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एग्रीकल्चरल कंट्री बहुत प्रॉब्लम फेस होगा. सो सॉइल इरोजन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग पैटर्न से होते हैं. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ शीट इरोजन. सो शीट्स ऑफ सॉइल गेटिंग इरोडेड. एक पूरा का पूरा लेयर चला गया. ये क्यों चला गया? बिकॉज द एंटायर शीट वॉज ऑन अ स्लोप. एक रिलीफ पे था और वहां से वो ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द वाटर, मे बी दैट चिकड़ जो बन गया वो उसके साथ साथ बहता हुआ निकल गया. मतलब अगर मेरे पास कोई फर्टाइल एरिया था, अभी वो क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ शीट इरोजन कहीं और चला जाएगा. मतलब माई एरिया इज नॉट गोना बी फर्टाइल एनी मोर. मतलब मेरे एरिया में क्या हुआ है? सॉइल इरोजन हुआ है. सो दैट्स हाउ सॉइल इरोजन लेवल्स आर इंक्रीजिंग. सेकेंड, वी कैन ऑल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट विंड इरोजन. अगर मैं विंड इरोजन की बात करूं, इसमें मेजर फैक्टर कौन होगा? विंड होगा. सो विंड ये इरोजन करवाएगा, दैट इज ओके. लेकिन विंड इरोजन करवा रहा है मतलब विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए कोई नहीं है. अगर यहाँ से विंड आ रहा है तो अगर मैं यहाँ पे प्लांट्स प्लान कर देता हूँ, देन इट इज डूइंग व्हाट इट इज डूइंग टू, इट इज गोइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ विंड. तो ये बेसिकली उन चीजों को इरोड कराएंगे, सच एज लूज सॉइल. जहाँ पे लूज सॉइल है, जहाँ पे स्लोप है, जहाँ पे कोई वेजिटल कवर नहीं है, नो वेजिटल कवर. So in these areas you will find wind erosion taking place quite effectively. The next point is quite common to us, that is the flow of water. So flow of water will certainly cause again erosion. अगर वो erosion cause करता है तो ये होता कैसे है? So imagine करें एक नदी है चांबल in northern western part of India, CHAMBAL नाम की रिवर है चांबल. This river is known to form gullies and badland topography. क्या बनाने में फेमस है वो? GULLIES gullies which is a badland topography. इसमें आपको ऐसे बहुत बड़ा ऐसा पैच मिलेगा, ह्यूज पैचेस, जिसमें गलीज बने रहेंगे मिट्टी के. ऐसा आपको ये रिवर के बैंक्स के पास मिलेगा. सो चांबल रिवर के पास गलीज है विच है बैडलैंड टोपोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं रवाइन्स, RAVINES. ओके, नाउ ये होता कैसे है? इट इज हैपनिंग इन द क्लेश सॉइल. जो सॉइल बेसिकली उसमें इतना सारा पानी कंटेंट मिक्स हो चुका है कि वो सॉइल ने पानी को काफी हद तक एब्जॉर्ब किया है और वो क्या बन गया है? क्लेई बन गया है. सो द क्लेई सॉइल इज अ इजी विक्टिम फॉर फ्लोइंग वाटर. पहले ही वो वेट हो चुका है, प्लस उसमें और पानी आ रहा है, सो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होता जाएगा. एंड सच अ सॉइल, ये क्लेई सॉइल इज अनफिट फॉर agriculture. Is the point getting understood? Such patterns are evolving more and more. Why? Because we are not doing enough amount of plantation. Plantation जितना ज़्यादा करेंगे उतना कम erosion होगा, because वो उतना soil को पकड़ के रखेगा. Now, anyways, the next point will be defective methods of farming. Will be
डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग करने के बाद भी आप काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन में पार्टिसिपेट करते हो. सो सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन दो बैलेंस है, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड कॉजिंग सॉइल इरोजन रैपिडली. नाउ वी विल फोकस ऑन सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स काउंटर प्लोइंग. सो काउंटर प्लोइंग मीन्स सिंपल, मुझे उन जगहों पे प्लो करना है जहाँ पे इरेगुलर पैटर्न ऑफ जमीन है, वहाँ पे आप प्लोइंग कीजिए. सी एनीवेज आप देखो, प्लोइंग करना, कल्टीवेशन करना, क्रॉपिंग करना. कैन यू अंडरस्टैंड वन सिंपल पॉइंट ओवर हियर? इवन दिस विंड ब्रेकर्स इज आल्सो द सेम. ये चारों के चारों सेम है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग है. सो आई एम जस्ट गिवन नाइस एग्जांपल, एक झटके में क्लियर हो जाएगा. ये ट्री है, ये कोई क्रॉप है, ये कोई प्लांट्स है, छोटे मोटे श्रब्स है, वॉट एवर इट शैल बी. आपको प्लांटेशन इज वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द अल्टीमेट मेथड बाय विच आई कैन डू सॉइल कंजर्वेशन और आई कैन स्टॉप सॉइल इरोजन. सी ये जो रूट्स होंगे ना, ये रूट्स किसको होल्ड करेंगे? सो मैंने आपको अभी भी दिखाया था ना, माई हैंड. सो इफ दिस इज द हैंड विच इज योर प्लांट एंड अगर ये उसके रूट्स है, सो आप जब तक ये प्लांटेशन करते जाओगे, जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे उतने ज़्यादा रूट्स आएंगे, जितने ज़्यादा रूट्स आएंगे उतना ज़्यादा सॉइल होल्ड होगा. सो इसके ऊपर इफेक्ट किसका नहीं आएगा? फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग एयर, दैट इज विंड. इन दोनों का अगर इफेक्ट ही नहीं आएगा, आई होप दिस विल हेल्प यू. WWE, wind, water causes erosion. गुड ना? सो अगर विंड एंड वाटर को अगर मैंने बंद कर दिया तो इरोजन नहीं होगा. सो विंड और वाटर को बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बात बात पे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं बाय डूइंग वेरियस प्लांटेशंस एट वेरियस डिफरेंट लेवल्स. सो काउंटर प्लोइंग करना है, टेरेस कल्टीवेशन करना है. नाउ स्ट्रिप क्रॉपिंग करना है. अगर मैं स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करूं तो कोई ह्यूज एरिया है, इमेजिन करो ह्यूज एरिया जिसमें प्लांटेशन हो रहा है, जिसमें क्रॉपिंग हो रहा है. ओके, इसमें मैं बीच बीच में ग्रासेस प्लांट करेगा. इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स. व्हाट एम आई डूइंग? ऑब्स्ट्रक्शन. सिंपल, इट इज क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन. किस चीज का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं? इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग विंड, इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लोइंग वाटर. दोनों का मोमेंटम कम करने के लिए मैंने इनको स्ट्रिप्स में प्लान किया. क्या हो गया? मेरा जो रेट ऑफ इरोजन था वो कम हुआ. माई रेट ऑफ इरोजन हैज डिक्रीज्ड. Shelter belts and wind breakers. Now I will tell you nice example over here. राजस्थान का जो मरुस्थल डेजर्ट है, दिस इज योर मरुस्थल एरिया ऑफ राजस्थान. यहाँ पे है डेजर्ट एरिया, ये पूरा डेजर्ट है. ओके, दिस इज राजस्थान. दिस इज नॉट द एंटायर राजस्थान, दिस इज एन एरिया ऑफ राजस्थान नोन एज मरुस्थल. ओके, और यहां पर ग्रैनरीज ऑफ इंडिया है नोन एज पंजाब हरियाणा प्लेन. दिस इज योर पंजाब हरियाणा प्लेन. नो इमेजिन, अगर यहाँ पे कोई कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, ये जो बॉर्डर है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कोई कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यहाँ पे जैसे ही हवा आएगा, जैसे ज्यादा हवा आना शुरू हो जाएगा, यहां से सैंड विल स्टार्ट गेटिंग इनटू पंजाब हरियाणा प्लेन. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट आर वी डूइंग? हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर ऐसे कोई इंतजाम करने पड़ेंगे, सच एज विंड ब्रेकर्स प्लांट करने पड़ेंगे. विंड ब्रेकर्स आर नथिंग बट shrubs, and this will do what? These will act as shelter belts. The plants which have been planted who are going to stop the flow of wind. So
ये बहुत ज़्यादा लेवल पे रहेंगे. सो आई एम ड्रॉइंग दैट विंड ब्रेकर्स कैसे रहेंगे. एक जोन विंड ब्रेकर का, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन. देयर आर मेनी सच जोन्स इन विंड ब्रेकर्स जो राजस्थान से लेके पंजाब और हरियाणा के बीच में आएंगे. इससे क्या होगा, पहले जो हवा आएगी उससे काफ़ी सारा सैंड ज़्यादा से ज़्यादा इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर थोड़ा और बच जाएगा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और. सो व्हाट इज हैपनिंग, द क्वांटिटी ऑफ सैंड इज डिक्रीजिंग एज इट कम्स फ्रॉम राजस्थान टूवर्ड्स पंजाब हरियाणा. अगर ऐसा ही क्वांटिटी कम होता जाएगा देन पंजाब और हरियाणा के पास अमाउंट ऑफ सैंड आना कम हो जाएगा. मतलब एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट, डेजर्टिफिकेशन. क्या पॉइंट है, डेजर्टिफिकेशन विल बी स्टॉप्ड, नहीं होगा, विल बी अवॉइडेड. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट इससे हमको क्या समझ में आता है कि किसी भी तरीके से ये चारों पॉइंट्स का एक ही कहना है, plant more trees, plant more shrubs, plant more grasses, by which at different levels we can do soil conservation. We will now see the different soils and their important points. So let us start with the types of soil. The first soil we are studying today is alluvial soil. So I divided all these soils in major parts, that is features. All the main questions will come from features, which areas it has been found, what it contains और कौन से क्रॉप्स उसमें ग्रो हो सकते हैं. सो मैंने सारे आंसर्स को इसमें इस 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है. फीचर्स में सबसे मेन पॉइंट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइडली स्प्रेड सॉइल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे इंडिया में मिलता है ये वाला सॉइल. रिवर वैली के आसपास मिलेगा जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्लोप होगा, कोर्स होगा सॉइल, जहाँ पे वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकेगा. एंड द स्लोप एरियाज दैट इज द प्लेन्स. सो ये प्लेन्स के बाद आपको ये मिलेगा दुआस एंड शोज एंड तराई एरिया. सो तराई एरिया हिमालयस के नीचे की ओर है, शोज आपको मिलेंगे पंजाब हरियाणा प्लेन्स के अंदर एंड दुआस मिलेंगे आपको हिमालय के नदन पार्ट में. सो इट इज बेसिकली क्लासिफाइड. नाउ व्हाट हैपेंस इज, रिवर के हिसाब से होता है. जैसे ही रिवर, अगर ये कोई रिवर फ्लोइंग है तो ये अपने बैंक्स के पास हमेशा डिपोजिशन करता रहता है. ये आज भी डिपोजिशन करेगा, ये कल भी डिपोजिशन करेगा, ये डिपोजिशन करते ही जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे डिपॉजिट होने वाला सॉइल 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा. एक रहेगा न्यू और एक रहेगा ओल्ड. द न्यू इज नोन एज खादर and the old is known as bangar. The old is known as bangar. So that new is known as khadar and the old is known as bangar. So इसको ऐसा ही याद रखो ना, old is known as bhangar, the bhangar, that bangar will be easy for you to remember, and the khadar is a new one. So new deposition is always enhanced more, थोड़ा greyish कलर का deposition दिखता है ये, और इसमें normally क्या मिलता है आपको, थोड़े से कंकर भी मिलेंगे. So anyways, क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिपोजिशन विल बी ऑलवेज टेकिंग प्लेस, और वो 2 डिपोजिशन में डिवाइड हो जाएगा, न्यूअर एलुवियम एंड ओल्डर एलुवियम. न्यूअर इज नोन एज खादर एंड ओल्डर इज नोन एज बांगर. इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, और ये वेरी फर्टाइल होने की वजह से इट इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन, मतलब एक ही जगह पे बार बार लगातार ज्यादा होकर कल्टिवेशन होते ही जाएगा टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ वी कैन सी, मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है एरियाज, कहाँ मिलेगा. तो मैंने उसको ऐसा क्लासिफाई किया है, नदर्न प्लेन्स. नदर्न प्लेन्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि नदर्न प्लेन्स में मेजर है आपके पंजाब हरियाणा प्लेन, लेकिन वो अलग से है तो ग्रैनेरीज ऑफ इंडिया उसमें आता है. एंड 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स, मतलब गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 जो मेजर रिवर्स है, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र and Indus. All these 3 river systems are such a major river systems of India कि इनके पास जो continuous depositions होता है, by that we will be having कादर बांगर deposition over here. जबकि ये तराई जो बेल्ट है, तराई एक माशी जोन है, वो भी आपको गंगा के जोन में ही मिलेगा इन द अपर गंगा प्लेन. सो गंगा प्लेन इतना वास्ट है कि उसके 3 डिविजन्स है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड द लोअर गंगा प्लेन. नाउ लेट अस गो इन डेप्थ.
सो नदर्न प्लेन्स में हो गया 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स, आपको उधर आपको मिलेगा एलुवियल सॉइल बाय डिपोजिशंस ऑफ रिवर एक्टिविटी। राजस्थान गुजरात एरिया एंड ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास। ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ईस्टर्न कोस्टल डेल्टास मतलब यहाँ पे 4 मेजर रिवर्स है साउथ इंडिया में, उनके डेल्टास के पास मिलेगा। सो दोज आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। सी बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग ये सब रिवर्स की बातें कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग जोन्स में है। ये नदर्न में है, ये सदर्न में है, ये थोड़ा सा वेस्टर्न इंडिया में है। सो नदर्न प्लेन्स में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में आपको गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इट स्टार्ट्स विद महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड देन कावेरी, अगर आप ऑर्डर में जाओगे तो। और ये लोग भी यही एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज अ कंटिन्यूस डिपोजिशन। इट कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड्स एंड लाइम, hence it is quite fertile। इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? I can grow sugarcane, paddy, that is rice, wheat, cereals and pulses। So that's the answer for alluvial soil। You can expect all the miscellaneous questions from this particular zone, map questions over here from the areas where it has been found, contains and crops के लिए भी आपको एक अच्छे से questions expected है from the alluvial part। Now the same points will continue for the black soil। So black soil बोला लेकिन मैंने लिखा तो ब्लू में। So let's start the black soil now। Black soil का first point is black in color क्यों है sir? It is black in color because it is having a specific compound of a titaniferous magnetite। So ये वो जो compound है वो उसको black color appearance देता है। इसमें बसाल्ट रॉक का इरोजन होता है। बसाल्ट रॉक का इरोजन होता है मतलब ये बसाल्ट एरिया मतलब प्लेटो एरिया में मिलता है। So let us do the point by point setups। रेगर सॉइल, इसका मेन नाम है रेगर सॉइल। इसमें कॉटन क्रॉप अच्छे से ग्रो होता है, इसलिए उसका दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आल्सो एट टाइम्स कि व्हाट इज द रेगर सॉइल। सो डोंट गेट कंफ्यूज, रेगर सॉइल इटसेल्फ मींस ब्लैक सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल आल्सो मींस ब्लैक सॉइल। सो क्लाइमेटिक कंडीशन इन पेरेंट रॉक दैट इज बसाल्ट रॉक के ऊपर से उसका जो इरोजन होगा, उससे जो उसके सेडिमेंट्स बनेंगे, दैट इज रिजल्टिंग इनटू ब्लैक सॉइल। It is a good water hold, it has a very good water holding capacity। पानी काफ़ी देर तक होल्ड करके रख सकता है। It develops deep cracks। Now just imagine एक लेयर है जिसमें काफ़ी सारा पानी को एब्जॉर्ब किया है। जैसे वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे हीट बढ़ेगा, सन का सोलर हीट जब बढ़ेगा तो ये हीट ऊपर जब जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो उसमें क्रैक डेवलप करते जाएगा। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड क्रैक्स आर नथिंग बट साइमल्टेनियसली दे आर गोइंग टू रिलेट टू ईच अदर। दिस इज बिकॉज ऑफ हॉट वेदर। ये काफ़ी हद तक स्टिकी होता है अगर वो वेट होगा तो, चिकर जैसा थोड़ा बहुत। इट इज इफ इट इज नॉट टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। नाउ व्हाट इज फर्स्ट शावर नोन एज? जैसे ही मई जून मंथ्स आते हैं, जो पहली बारिश आती है जिसको हम बोलते हैं प्री मॉनसून शॉवर्स, इसको हम बोलते हैं प्री मॉनसून शॉवर। The moment a pre-monsoon shower comes, we have to immediately start working on this soil। Otherwise क्या हो जाएगा, वो काफ़ी हद तक स्टिकी हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो मुझे उसको इंटैक्ट रखना है, मुझे उसको ठीक से रखना है, वरना वो क्या करेगा, काफ़ी पानी एब्जॉर्ब करेगा और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे और फिर क्रॉपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ पे मिलेंगे? तो सेकेंड पॉइंट इज ऑफ द एरियाज। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल बी फाउंड इन डेक्कन प्लेटो। सो डेक्कन प्लेटो के अलग अलग पार्ट्स है, महाराष्ट्र प्लेटो, सौराष्ट्र प्लेटो, मालवा प्लेटो, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन एरियाज में मिलेगा। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ गोदावरी कृष्णा वैलीज में मिलेगा। सी एल्यूवियल सॉइल डेल्टास में मिलता है और ये उनके वैलीज में मिलता है। किसके वैलीज में? ओनली ऑफ 2 रिवर्स, दैट इज गोदावरी एंड कृष्णा। Now what does it contains? It contains basically clayey material। तो हमने इधर पॉइंट देखा ना, स्टिकी वेट clayey material। It contains calcium carbonate, magnesium, potash and lime। सी काफ़ी सिंपल होगा, ये आपके मेन पॉइंट्स एरियाज क्या क्या कंटेन करता है। और रेड वाला पॉइंट है क्या क्या कंटेन नहीं करता है। सो इट डज नॉट कंटेन फॉस्फोरिक कंटेंट्स, दैट इज अ पुअर कंटेंट ऑफ फॉस्फोरस। इट क्रॉप विच इज ग्रोड एक्सटेंसिवली इन दिस इज कॉटन। ओके, आफ्टर दिस वी कंप्लीट ब्लैक सॉइल। अभी हम जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अभी रेड सॉइल मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ आयरन का होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। इट्स द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स अ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक का जब वेदरिंग होगा तब आपको मिलेगा रेड येलो सॉइल। रेड सॉइल का कलर रेड है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन मेटल
क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में। जो ये इनका जो भी इरोजन होगा, जो भी वेदरिंग होगा, आपको क्या मिलेगा? रेड सॉइल मिलेगा। और येलो कलर है ड्यू टू हाइड्रेटेड फॉर्म, ड्यू टू द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स वाटर। सो इसके एरियाज कौन से हैं? लो रेनफॉल एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो, लो रेनफॉल एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेटो इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट, in the eastern and southern part. So Deccan Plateau जो it looks like a samosa, you know that, it looks like a samosa, so it's a samosa, ये Deccan Plateau है, उसका eastern and the southern part में आपको ये soil मिलेगा, that is a red yellow soil. ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड गंगा प्लेन के मिडिल पार्ट में मिलेगा। सो मैंने आपको पहले ही बोला था गंगा प्लेन काफी बड़ा है, गंगा प्लेन इज अ ह्यूज आंसर। सो आई एम ड्राइंग अ पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, इट कंप्राइजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो अगर ये है आपका 3 जोन्स, ये है अगर आपका अपर गंगा प्लेन, तो ये हो जाता है आपका मिडिल गंगा प्लेन और ये हो जाता है आपका लोअर गंगा प्लेन। ओके, नाउ इसमें मेजर नदी कौन सी रहेगी स्टूडेंट्स? गंगा रहेगी, दिस इज द गंगा रिवर। ओके, पॉइंट क्या बोल रहा है? गंगा प्लेन के मिडिल पार्ट में सदर्न, सो ये हो गया आपका मिडिल गंगा प्लेन और उसके सदर्न में आपको ये सॉइल मिलेगा। कौन सा सॉइल? रेड एंड येलो सॉइल। वेस्टर्न घाट्स के स्लोपी जोन में मिलेगा, सो वेस्टर्न घाट्स के पास भी मिलेगा जहाँ पे स्लोप्स है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द लेटराइट सॉइल। इन द लेटराइट सॉइल विल फाइंड अ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लैटिन वर्ड लेटर से यूज किया जिसका नाम है ब्रिक। हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल होना चाहिए, इंटेंसिव लीचिंग होना चाहिए। हाई टेम्परेचर है, अगर हैवी रेनफॉल है मतलब ये उन जगहों पे रहेगा जहाँ पे टेम्परेचर काफी हार्श कंडीशंस पैदा करता है। इंटेंसिव लीचिंग प्रोसेस, दैट मीन्स लीचिंग इज सच अ प्रोसेस बाय विच वाटर कंटेंट एड्स अप, टेक्स अवे द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। एडिक्वेट डोसेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स अगर दोगे तो क्रॉपिंग इज पॉसिबल, फिर ही क्रॉपिंग पॉसिबल है एट अ हायर रेट। एरियाज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में मिलेगा, प्लस इन द हिली एरियाज ऑफ और माउंटेनियस एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम, यहाँ पे आपको ये सॉइल मिलेगा। अभी इसमें क्या कंटेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या कंटेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज वन पॉइंट ओवर हियर, दैट इज इट इज लो इन ह्यूमस कंटेंट because due to high temperature humus content होगा because of bacteria, microorganisms and all। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो ये कैसे होगा? और वो क्यों नहीं है? because of high temperature। अगर high temperature होगा it will destroy the, so it is because of what? the bacteria is getting destroyed। now इसमें कौन से क्रॉप्स मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में अगर प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे तो आपको ये टी, चाय ग्रो करने के लिए काम आएंगे। कैश्यू नट मिलेगा इन द रेड लेटराइट सॉइल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। सो टी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड कैश्यू नट अंडर द रेड लेटराइट सॉइल एट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। द नेक्स्ट वन इज एरिड सॉइल। एरिड मतलब काफी ड्राई एरियाज में मिलने वाला सॉइल, मतलब डेजर्ट एरियाज में मिलने वाला सॉइल। द पॉइंट इज ये रेड ब्राउन कलर का होता है। इट इज सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन in nature। it is what? saline। what is saline? salts are getting added। so ज़्यादा अगर saline है तो इसमें से हम लोग बेसिकली salt प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये राजस्थान एरिया में मिलता है and it is a major component of giving us what? salt। इसको चाहिए ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड इवापोरेशन रेट इज क्वाइट फास्टर। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, हाई अमाउंट ऑफ इवापोरेशन रेट विल कॉज व्हाट? एरिड सॉइल फॉर्मेशन। लोअर जोन्स कंकर के होते हैं और उसमें कैल्शियम कंटेंट बढ़ता है। जहाँ पे कंकर आएगा स्टूडेंट्स, कंकर मीन्स ग्रैन्यूल्स आएंगे, तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर मतलब मिक्सिंग ऑफ वाटर विद सॉइल विल नॉट टेक प्लेस इफेक्टिवली। अगर पानी ही सॉइल के साथ मिक्स नहीं होगा तो वाटर कंटेंट कम हो जाएगा पानी सॉइल के अंदर एंड दैट विल नॉट बी प्रूविंग बेनिफिशियल फॉर दी फार्मर्स। सो अगर मुझे ऐसे सॉइल में भी अगर कल्टीवेशन करना है तो पानी ऐड नहीं हुआ है तो मैं पानी ऐड करूंगा बाय डूइंग इरीगेशन। तो मैं क्या करूंगा? इरीगेशन करके पानी ऐड करूंगा एंड तो मैं क्रॉपिंग कर सकता हूं। दैट इज इन वेस्टर्न राजस्थान, दैट इज इन मरुस्थल एरिया। सो इसमें है हाई प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर।
तो समवॉट सिमिलर टू लेटराइट सॉइल, इसका भी टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो ह्यूमस कंटेंट भी नहीं है और मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं है. Now the last answer is a forest answer. So forest soil, certainly forest area मिलेगा, and forest area are confined to the hilly areas of India. So hilly mountainous areas and sufficient rainfall जहाँ पे है उधर आपको मिलेगा forest soil. It varies in texture, जैसा पहाड़ रहेगा वैसा उसका texture रहेगा. Valleys में loamy and silty मिलेगा आपको, थोड़ा सा sticky sort of soil मिलेगा. Upper slopes में coarse and grain मिलेगा. It is highly acidic and has low humus content. इसका rather formation जो होता है, एक प्रोसेस होता है soil formation, वो काफ़ी हद तक incomplete होता है, तो कुछ लोग इसको immature soil भी बोलते हैं, बिकॉज ये soil पूरी तरह से बना नहीं है. ये आपको हिमालयन एरिया से मिलेगा और इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा रहेगी at the lower parts in the river terraces. So that's the area, that's the answer for the forest answer. Forest soil, and that's the table for the all soils in 4 major answers, that is features, areas, contents and the crops. I hope you enjoyed it. Thank you. Take note.